नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका एसएसटी का टीचर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए आज जो आपका सेगमेंट चल रहा है, अभी तक हमने जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को कवर कर लिया है। और ज्योग्राफी में हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें पृथ्वी की संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। पृथ्वी की संरचना में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको हमें जानना है। जैसे पृथ्वी की जो गतिविधि होती है और पृथ्वी की जो हलचल होती है, सामान्य रूप से जो संरचना होती है उसमें दो प्रकार की शक्ति पाई जाती है। एक होती है आंतरिक शक्ति और एक होती है पृथ्वी की बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्ति की अगर बात करें तो ये शक्ति पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं। ये शक्तियाँ पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न करती हैं। इन शक्तियों के कारण पृथ्वी पर बलन और भ्रंशन भी पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पर्वत, पठार और दरारों का निर्माण होता है। पृथ्वी में आंतरिक शक्ति जो होती है, जैसे ताप के कारण, दाब के कारण, प्लेट की विवर्तनिकी के कारण इनमें तनाव आ जाता है, कभी विसरण की स्थिति आ जाती है। जो पृथ्वी की चट्टानें हैं या प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं या दूर होती हैं या खिसकती हैं। इसकी वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्सों में बलन पड़ जाते हैं या दरारें आ जाती हैं या कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। तो इन्हीं से चट्टानों का, पर्वतों का, पहाड़ों का, पठारों का निर्माण भी होता है। अगर हम बाह्य शक्ति की बात करें कि पृथ्वी की बाह्य शक्ति किस प्रकार से काम करती हैं, तो ये शक्तियाँ वायुमंडल और जल मंडल में सक्रिय रहती हैं तथा ये शक्तियाँ पृथ्वी के समतल भाग को घिसकर समतल बनाती हैं। और असमतल जो भाग होता है, जैसे खुरदरा जो भाग होता है, उसको लगातार हवा के माध्यम से, पानी के तलछट के माध्यम से, पानी के टकराव के माध्यम से लगातार ये घिसती रहती हैं और जो असमतल या ऊबड़ खाबड़ या वो खुरदरे जो मैदान होते हैं उनको समतल बनाने का काम करती हैं। इसीलिए बाह्य शक्तियों को या पृथ्वी की बाह्य शक्तियों को समतलीकरण की क्रियाएं भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, पठारों और उच्च भागों को घिसकर समान बनाने का कार्य करती हैं या नीचा बनाने का काम करती हैं। अगर पृथ्वी की हम आंतरिक शक्तियों पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बलन, भ्रंश, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाएं किस प्रकार से होती हैं। आंतरिक शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर अपना कार्य करती रहती हैं। ये शक्तियां क्षण भर में बड़ा परिवर्तन कर देती हैं। भूगर्भ में इनका अचानक से जन्म होता है जो पृथ्वी के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर हलचल होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, भूकंप आते हैं। इन्हें विवर्तनिकी शक्तियाँ कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी विशाल पिंड है और विशाल पिंड किससे बना है? मिट्टी से, धूल से, चट्टानों से, कणों से, पत्थर से, बालू से है, इन सभी पदार्थों से बना हुआ है। अब अचानक से पृथ्वी में कोई हलचल हुई, कोई चट्टान आपस में मान लीजिए कमज़ोर पड़ गई और किसी चट्टान का कोई दबाव पड़ रहा है तो कमज़ोर वाली चट्टान वहाँ से नीचे हट गई, फिसल गई, तो वहाँ जो दबाव बन गया उसमें दरार पड़ गई। या कहीं ताप के कारण, कहीं दाब के कारण, कहीं गैसीलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई तो उससे क्या हुआ, एकदम से भूकंप जैसी स्थिति बन गई। या अंदर ही अंदर पृथ्वी के जो पदार्थ हैं और वहाँ पर ताप और दाब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ जो पदार्थ थे, जैसे लिक्विड की पदार्थ मैंने बताया कि पृथ्वी की चट्टानें मुख्य रूप से 3 भागों में पाई जाती हैं। ऊपरी भूपृष्ठ जो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसको स्याल के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 250 या से 1000 किलोमीटर के अंदर होता है, 600 किलोमीटर तक उसके बाद सीमा होता है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। बीच का जो पृथ्वी का केंद्र होता है ये ज़्यादातर अवसादी चट्टानों के लिए अवसादी चट्टानों से बना होता है। और भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं जो ज़्यादातर इसी जो शैल की जो परिधि है इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो सबसे अंदर की जो संरचना है उसको निफे के नाम से जाना जाता है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स और आयरन की बहुतायत मात्रा पाई जाती है।
और ये ताप के कारण पृथ्वी का जो सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो निचली परत है उसमें निकिल और आयरन पाया जाता है, या निकिल और फेरिक पाया जाता है। वो पृथ्वी के ताप की वजह से, पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है उसकी वजह से ये जो पदार्थ होते हैं लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में रहते हैं। और जब कभी इनकी तरल अवस्था में ज़्यादा ताप बढ़ जाता है या पृथ्वी की आंतरिक जो चट्टानें हैं, जो प्लेटें हैं, उनका ताप बढ़ जाए तो ये बढ़ने के कारण इनमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं या एक दूसरे को दबाव की वजह से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इन टकराने की वजह से आंतरिक जो पृथ्वी की हलचल होती है उस हलचल की वजह से पृथ्वी के जो ऊपरी धरातल है, ऊपरी धरातल पर विनाशकारी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और इन विनाशकारी परिणामों के रूप में कहीं ज्वालामुखी निकलते हैं, कहीं ज्वालामुखी पर्वत फूट जाते हैं, कहीं भूकंप जैसी घटनाएं आ जाती हैं, तो कहीं समुद्र में सुनामी जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये पृथ्वी की सभी जो गतिविधियां हैं, आंतरिक गतिविधियां हैं, आंतरिक हलचल की वजह से इनके ये जो पृष्ठ क्षेत्र पर या मतलब पृष्ठीय तल है जो पृथ्वी का, हमें उस पर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं बच्चों। इसके अलावा ये और भी मैंने बताया कि कहीं कहीं भ्रंश दरार पड़ जाती है, तनाव की वजह से कोई चट्टान खिसक गई तो कोई चट्टान नीचे दब गई, और एक जो दब गई और एक समतल पर थी वो वहीं बनी रही, तो जो दब गई वहाँ पे दरार पड़ जाएगी। कहीं चट्टानों में आपस में कोई चट्टान बीच में कमज़ोर पड़ रही है और दोनों ही बीच में, दोनों तरफ से मान के चलिए दो ध्रुवों से, पूरब से और पश्चिम से दबाव पड़ रहा है, तो जो बीच वाली चट्टान है वो नीची हो जाएगी और जो आपस में जो चट्टान टकराएगी उसमें जो मजबूत होगी वो ऊपर खिसक जाएगी। तो इसमें बलन भी पड़ जाते हैं। बलन की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, हालांकि आप जानते होंगे। बलन क्या है, सर्कलाकार एक स्थिति होती है, इस तरीके से ये बलन पड़ जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की चट्टानों में जब कभी दबाव, तनाव या आपस में टकराव की स्थिति होती है तो ये बलन वाली स्थिति पड़ जाती है। कहीं चट्टान मान के चलिए ये दबाव इधर से पड़ा, एक चट्टान इधर है, तो ज्यादा दबाव पड़ गया और चट्टान मतलब नीचे बैठने की स्थिति में नहीं है तो ऊपर चली गई। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अपनति। और जब कभी चट्टान का दबाव आपस में पड़ा और ऊपर कोई कठोर पदार्थ है तो कठोरता की वजह से दबाव पड़ा तो ये नीचे धंस गई, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा था हो सकता है उस समय कमजोर रहा हो, और कमजोरी की वजह से यहाँ जो दबाव पड़ा तो यहाँ पे ये दरारी मतलब भ्रंश बन गया और ये जो भाग था वो नीचा हो गया और ये जो भाग है वो अपनति कहलाता है, और जो नीचे वाला भाग है इसको हम अवनति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवनति। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर और नीचे जाने की स्थिति पृथ्वी में तनाव के कारण, पृथ्वी में आंतरिक जो गतिविधियां होती हैं उसकी वजह से बलन पड़ जाते हैं, इनको बलन कहते हैं। ये जो पूरा क्या है, बलन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहें तो भ्रंश वाली भी स्थिति होती है। मान के चलिए कि चट्टानें बनी हुई हैं, एक चट्टान यहाँ है और ये एक चट्टान है, आपस में जब दबाव पड़ा इन पे तो ये क्या हुआ, आगे चल के यहाँ खिसक गई, नीचे आ गई, यहाँ से ये नीचे आ गई और ये चट्टान और ऊपर चली गई, तो ये भ्रंश बन जाएगा एक तरीके से। ये नीचे खिसक गई और ये ऊपर, तो ये दरार बन गई, इसमें भ्रंश जा गया, तो ये भ्रंश वाली चट्टानें हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से जब कभी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की वजह से, आंतरिक गतिविधियों की वजह से प्लेटें आपस में टकराती हैं या प्लेटों में तनाव उपस्थित उत्पन्न होता है तो ये घटनाएं घटित होती हैं, और इस घटना की वजह से पृथ्वी के कुछ भागों में बलन पड़ जाते हैं
और बलन बढ़ने की प्रक्रिया क्या होती है, जिस हिस्से में पृथ्वी के बलन की प्रक्रिया ऊपर चला जाता है जो हिस्सा, उसको अपनति के नाम से जानते हैं, जो हिस्सा नीचे रहता है उसको अवनति के नाम से जानते हैं। ये बच्चों भूकंप में ये अपनति अवनति और विध्वंस के बारे में हमने आपको बताया। अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को हम विभिन्न प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाओं का हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम बता रहे हैं कि जो जैसे ज्वालामुखी, ये मान के चलिए छोटा सा हमने आपको एक डायग्राम बताया है कि बड़ा होता है पहाड़, ज्वालामुखी किस प्रकार से होता है, या ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की वजह से ही उत्पन्न होता है। बच्चों ज्वालामुखी में मैंने बताया, जब कभी ताप और दाब के कारण पृथ्वी के जो आंतरिक पदार्थ होते हैं, जिनमें सिलिका एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, वालुआ पदार्थ हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, चट्टाने भी, तो ये दाब के कारण जब कभी इनमें गैसीलाइजेशन होता है या गैस बन जाती हैं, तो गैस की वजह से इनमें इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, अंदर की जो एनर्जी होती है, जो पदार्थ होते हैं वो द्रव अवस्था में बच्चों गति करने लगते हैं, और द्रव अवस्था में गति करने लगते हैं। चूंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो चूंकि एक रक्त के समान या लाल बिल्कुल द्रव की अवस्था में तैरते रहते हैं अंदर, और जब कभी अंदर से दबाव बढ़ता चला जाता है, तो ये जो हिस्सा पृथ्वी का या इनका ऊपर का जो हिस्सा उठा हुआ कमजोर महसूस होता है या कमजोर होता है, उस हिस्से से लावा जो अंदर होता है वो एकदम जमीन को फाड़ता हुआ बाहर की ओर गति करता है या निकलने लगता है। जमीन के अंदर निकलने वाले लावे को, जमीन के अंदर जो लावा जो पदार्थ द्रव अवस्था में तैरता है उसको लावा कहते हैं, उसको मैग्मा कहते हैं। और जमीन के बाहर जब जो पदार्थ निकलकर उसी पर्वत के या चट्टान के आसपास जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। ये धीमे धीमे लगातार पदार्थ इकट्ठे होकर ठंडे होते रहते हैं, नमीन चट्टानों का निर्माण करते रहते हैं, और इन ज्वालामुखी विस्फोट से जो चट्टानों के निर्माण होते हैं वो ज़्यादातर आग्नेय चट्टानें होती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। ये प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं, इनमें दबेदार मात्रा कम होती है, इनमें जीवाश्म कम पाए जाते हैं, इन्हें प्राचीन चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और ये चट्टानें ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज ग्रेनाइट इन चट्टानों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से। तो अब मैंने बताया ज्वालामुखी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक गतिविधि, जिसमें, और ये गतिविधि क्यों होती है, पृथ्वी की प्लेटें हैं, पृथ्वी में 5-6 प्लेटें पाई जाती हैं, 6, जिसको इंडो यूरोपियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ये जो पृथ्वी का पूरा, पृथ्वी पर ही सभी देश विराजमान है, पृथ्वी पर सभी देशों का अस्तित्व है, सभी समुद्रों का अस्तित्व है, पृथ्वी पर सभी पर्वत, नदी, पठार, झरने पाए जाते हैं। तो कुछ प्लेटें अलग अलग पृथ्वी की हैं, जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो अपने आकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, गति करती है, परिक्रमा करती है, तो ये प्लेटें भी अपनी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और आकर्षण की ये जो गति होती है, जो पृथ्वी के पदार्थों की जो पृथ्वी को बनाने में जिन पदार्थों का उपयोग हुआ है वो पदार्थ पृथ्वी में मौजूद होते हैं, और पदार्थ मौजूद होने की वजह से मैंने बताया कौन कौन से पदार्थ हैं। पृथ्वी का तापमान जब बढ़ता है तो वो पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और गैसीय अवस्था का जब प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है या जब दाब ज़्यादा बढ़ने लगता है या ताप बढ़ जाता है, दोनों मिलकर पृथ्वी के हिस्से को फाड़ देते हैं, जिससे मैग्मा जो अंदर बनता रहता है वो लावा के रूप में बाहर निकल के आ जाता है। इसको ज्वालामुखी घटना कहते हैं बच्चों। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। कैसे कैसे? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी या डेड ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी होते हैं जिनसे गैस, धुआं, लावा
या जलवाष्प के पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जलवाष्प के पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, या जिनमें ज्वालामुखी लगातार विस्फोट होता रहता है या धुआं निकल रहा है या उद्गार हो रहा है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? ये भाई सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सक्रिय अवस्था में है, ये विस्फोट कर सकता है या विस्फोट हो रहे हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो देखा जाए सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी के अगर उदाहरण देखें तो इटली का एक वेसुवियस ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। के बाद होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी होता है कि जब कभी लंबे समय से या बहुत लंबे समय से ऐसे ज्वालामुखी में कोई मतलब विस्फोट नहीं हुआ है और शांत अवस्था में है, लेकिन कभी भी अचानक उसमें कोई विस्फोट हो सकता है या विस्फोट होने की संभावना होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब सो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर गया। ऐसा ज्वालामुखी जो सक्रिय नहीं है क्योंकि सो रहा है, मरा नहीं है, इसका मतलब सांस ले रहा है, सो रहा है, कभी भी उठ सकता है और विनाशकारी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी की अगर उदाहरण की बात करें तो जापान का एक ज्वालामुखी है जिसको जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब बात करें तीसरे नंबर की कि 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें बहुत पहले कभी 100-150 साल 200 साल पहले कहीं घटना हुई होगी, विस्फोट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कभी भी उसमें कोई घटना न हुई और न उसमें होने की संभावना है। इसमें पानी भरा रहता है, चट्टान का रूप धारण कर लिया है और वो मृत अवस्था में पहुंच गया है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण की बात करें तो विश्व में सबसे अच्छा उसका उदाहरण अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी है। इसके अलावा ईरान का कोहू सुल्तान ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा बताया हमने? जापान का फ्यूजियामा। सुषुप्त सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा बताया? इटली का एटना, भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बच्चों यहाँ पे एक जीके का एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं नारकोंडम। उसका नाम क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी। उत्तरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी उसको क्या कहते हैं? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार को भारत से कितने डिग्री पर अलग किया जाता है? कितने डिग्री पर अलग होता है भारत की जो जल रेखा है? 10 डिग्री चैनल। तो ये बच्चों कुछ अलग से क्वेश्चन आ गए, इसमें हमने आपको बता दिया। अब ज्वालामुखी में भी कई घटनाएं होती हैं। केंद्रीय उद्भेदन होता है, दरारी उद्भेदन होता है। जब कभी ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, बहुत तेजी से केंद्र से एकदम से फाड़ता हुआ निकलता है, उसको केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। और जब जो मैग्मा अंदर पिघल रहा है और वो कभी उसकी दरारों से इधर उधर से फूट फूट कर निकलता है, उसको दरारी उद्भेदन कहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब ज्वालामुखी जो होते हैं उनके भी बहुत से प्रकार होते हैं। जब कभी ज्वालामुखी के कहते हैं कि कई प्रकार के ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं जो अपर्दन के कारण, जैसे लैपीच मटर के दाने की तरह होते हैं, घंटिया टाइप के होते हैं, धोल रंध्र होते हैं, विलय रंध्र होते हैं, सिराएं हैं। तो ये सब ज्वालामुखी से उद्गार से होने वाली नई नई शब्दावली है, इसको आप बच्चों पढ़ सकते हो। तो ये ज्वालामुखी के बारे में हमने आपको बताया। इसी प्रकार से भूकंप क्या होता है?
भूकंप एक ऐसी घटना है कि जब कभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों के खिसकने के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण जब कभी आंतरिक संरचना में पृथ्वी कंपन करने लगती है, एकाएक हिलने लगती है, तो ऐसी घटना को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जिस होता क्या है कि जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने या कंपन करने लगती है तो उसको भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक हुई हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय में भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। भूकंप के कारण अचानक तरंगें जो पैदा होती हैं, ये तरंगें हलचल वाले केंद्रों के चारों ओर फैल जाती हैं, जिसके कारण अचानक कंपन उत्पन्न हो जाता है। जिन स्थानों पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं या भूकंप का मूल तंत्र कहते हैं। जहाँ मेन रूप से भूकंप की तरंगें जो मालूम पड़ता है सबसे ज़्यादा यहाँ भूकंप की तरंगें आई या सबसे ज़्यादा यहाँ कंपन हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूकंप का मूल या भूकंप उद्गम केंद्र। इसको अंग्रेजी में एपी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप केंद्र में भूकंप की तीव्रता अधिक होती है बजाय भूकंप की जो तरंगें आसपास फैली होती हैं उनकी अपेक्षा। भूकंप की तीव्रता किस प्रकार देखते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप का मूल होगा वहाँ भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होगी, और जैसे जैसे भूकंप की जो तरंगें हैं अपने सेंटर से दूर होती जाएंगी, विरल होती जाएंगी, भूकंप की तीव्रता कम होती चली जाएगी। भूकंप मापी क्या होता है? एक मर्केली रिएक्टर होता है जिसका नाम मर्केली वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। वो भूकंप उसी के द्वारा नापा जाता है, जिसको मर्केली रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। भारत में देखा जाए तो सबसे खतरनाक भूकंप की अगर चर्चा करें तो ये 1950 में आपका असम में आया है। इसकी तीव्रता 8.5 थी। इसके बाद भुज या कच्छ में 2001 में सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जो 6.9 से 7.9 तक इसकी तीव्रता मापी गई। 1905 में सबसे पहले कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भूकंप देखने को मिला जिसकी तीव्रता 8% तक थी, और 1950 में सबसे खतरनाक अर्थात असम में आया जिसकी तीव्रता 8.5 तक मापी गई। भूकंप को भूकंप रोधी के या भूकंप कह सकते हैं, मर्केली जो स्केल होता है उस पर जो खाने बने होते हैं उसके आधार पर हम भूकंप मापी बोलते हैं उसको, उस